नमस्कार, मैं अमित अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अन्य वीडियो की ही तरह आज की वीडियो की शुरुआत आज की ही बात से करता हूं। आज 21 अगस्त है और आज के ही दिन 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया था। यह नियम इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि वन्य जीव के अवैध शिकार तथा उनके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाया जा सके। इसे सन 2003 में पुनः संशोधित किया गया था, जिससे इसमें और ज़्यादा कठोरता को लाया गया। इसमें दंड एवं जुर्माने के प्रावधान को और ज़्यादा कठोर किया गया था। आज के ही दिन 1986 में कैमरून में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसमें जहरीली गैस निकली थी और 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह मध्य अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री किनारे पर स्थित देश कैमरून है, जिसके नायोस झील से अचानक सैकड़ों टन जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की धारा फूट पड़ी थी, जिसके कारण वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और लोगों का दम घुटने लगा था। अनुमानतः इस जहरीली गैस के कारण लगभग 2000 इंसान तो मरे ही थे, साथ साथ हजारों पशुओं की भी मौत हुई थी। इसके अलावा आज के ही दिन 1988 में भारत नेपाल सीमा पर आए तीव्र भूकंप से हजारों लोगों की जानें चली गई थी। यह भूकंप नेपाल के साथ साथ बिहार में भी अच्छा खासा प्रकोप रहा था। यहाँ भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। आज के ही दिन 2006 में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी का 90 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। वह प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म बिहार के डुमरांव गांव में हुआ था। उन्हें सन 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग तकनीक की ओर चलें और तकनीक में आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में कौन नहीं जानता है। हमारे घर से लेकर घर के आसपास से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों तक हर जगह ट्रांसफार्मर को हम देखते आ रहे हैं। इन्हीं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ट्रांसफार्मर को हम लोग हिंदी में परिणाम मित्र कहते हैं। आइए शुरू करें। ट्रांसफार्मर की जब बात हो तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे। जब हम ट्रांसफार्मर को परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। इसके अलावा इससे हम वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। यदि मेरी इच्छा है कि मैं वोल्टेज को बढ़ाऊं तो मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करूंगा, और मेरी यदि इच्छा है कि मैं वोल्टेज को घटाऊं तो मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करूंगा। इसके अलावा यह केवल एसी पर कार्य करता है, यानी कि यह डीसी पे बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। इसका उपयोग विद्युत वितरण एवं पारेषण में किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन दोनों में किया जाता है। यह जो है वह म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आइए अब हम लोग ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन यानी बनावट की चर्चा करते हैं। ट्रांसफार्मर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। ट्रांसफार्मर के 4 भाग, एक वाइंडिंग, दूसरा लेमिनेटेड कोर, तीसरा कंटेनर और चौथा टर्मिनल। जैसा कि हम चित्र में भी देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है ये कोर, यही हमारा लेमिनेटेड कोर होता है जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है। उसके अलावा बाइंडिंग यानी एक प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी बाइंडिंग, तीसरा कंटेनर जिसमें ट्रांसफार्मर को डुबो के रखा जाता है ताकि वह ज़्यादा गर्म ना हो और ज़्यादा गर्म होने के कारण उसके कॉइल को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। उसके अलावा टर्मिनल जहां पे हम इनपुट को देते हैं ये हमारा टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल, और जहां से हम आउटपुट को लेते हैं ये हमारा आउटपुट टर्मिनल।
अब बाइंडिंग भी इसमें दो प्रकार के हैं, एक प्राथमिक बाइंडिंग और दूसरा द्वितीयक बाइंडिंग। प्राथमिक बाइंडिंग जिसे हम इनपुट से जोड़ते हैं और दूसरा द्वितीयक बाइंडिंग जिसको हम आउटपुट से जोड़ते हैं। और हम स्टेप अप और स्टेप डाउन इसी प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली से ही निर्धारित करते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की अपेक्षा अधिक हो तो यह हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, जबकि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की अपेक्षा अधिक हो गई तो यह हमारा स्टेप अप हो गया। या तो हम केंद्र में इनपुट को रख सकते हैं या केंद्र में आउटपुट को रख सकते हैं, वे हमारे मर्जी के ऊपर निर्भर है। किसी हम एक को पकड़ के चलेंगे और उसी से हम यह डिसाइड कर लेंगे कि यह हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण में ट्रांसफार्मर को हम 6 आधारों पे वर्गीकृत करते हैं। पहला आधार जो है वह आउटपुट वोल्टता के आधार पे। आउटपुट वोल्टता यानी कि जो मैंने इनपुट में दिया और जो मुझे आउटपुट में मिला उसी के आधार पे, इनपुट में जो भी मैंने वोल्टेज को दिया आउटपुट में उससे कम या ज़्यादा वोल्टता का वोल्टेज आएगा, तो यही हमारा आउटपुट वोल्टता हो गया। तो इस आधार पे हम इसको 2 प्रकारों में विभक्त करते हैं, एक स्टेप अप यानी उच्चायक ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन यानी अपचायक ट्रांसफार्मर। उसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वह कोर की संरचना के आधार पे। कोर की संरचना यानी कि इस आधार पे भी हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। कोर की संरचना जैसे कि एल टाइप का कोर, आई टाइप का कोर, यू टाइप का कोर, इन सब का जो संरचना होता है इसके आधार पे भी हम इसको वर्गीकृत करते हैं। उसके बाद तीसरा फेजों की संख्या के आधार पे, जैसे हम जानते आ रहे हैं कि एक सिंगल फेज होता है और एक त्रिफेज होता है, तो सिंगल फेज आधार पे भी इसको वर्गीकृत करते हैं और 3 फेज के आधार पे भी इसको वर्गीकृत करते हैं, यानी कि यह वर्गीकरण फेजों की संख्या के आधार पे हो गया। अगला हमारा हो गया आउटपुट क्षमता के आधार पे। आउटपुट क्षमता के आधार पे हम इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब आगे हम व्यापारिक आधार पे, यह जो वर्गीकरण है व्यापारिक आधार वाला, यह बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आता है क्योंकि हमारे घर तक जो भी बिजलियां आती हैं वह इसी व्यापारिक ट्रांसफार्मर की ही मदद से पहुंच पाती हैं। इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। फिर आगे हम स्थापना स्थल के आधार पे इसका वर्गीकरण करते हैं। स्थापना स्थल मीन्स कि कहीं पे हम उसको इंडोर यानी कि अंदर करके रखते हैं, कहीं आउटडोर, तो इस आधार पे भी हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में हम इस सब का जो वर्गीकरण है उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आउटपुट वोल्टता का आधार है उसमें 2 प्रकार मैंने बताया कि 2 तरह से हम इसका वर्गीकरण करते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी उच्चायक परिणामित्र, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचायक परिणामित्र। इसको हम परिभाषित करना चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं। यदि हम आउटपुट बाइंडिंग को पकड़ के रखें तो बोल सकते हैं कि जब आउटपुट कुंडली में फेरों की संख्या इनपुट कुंडली की अपेक्षा अधिक हो तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, और यदि आउटपुट कुंडली में फेरों की संख्या इनपुट कुंडली की अपेक्षा कम हो तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अब कोर की संरचना के आधार पर देख लेते हैं। तो इसमें 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला सेल प्रकार का, दूसरा कोर प्रकार का, तीसरा बैरी प्रकार का। देखिए सेल जो हम लोग जेल को भी एक सेल कहा जाता है, तो सेल मतलब कि एक चौकोर, ये हमारा सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर हो गया या कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर हो गया, ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर हुआ। और जब इसी के मध्य में एक और कोर आ जाता है तो ये हमारा सेल प्रकार का, यानी कि ये हमारा एक सेल, ये हमारा दूसरा सेल। ठीक है, जैसे यदि सिंगल कोर का बाइंडिंग होगा, सिंगल बाइंडिंग होगा या सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होगा तो इसमें हमें कोर प्रकार सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी, यानी कि एक इनपुट कुंडली के लिए ये और आउटपुट के लिए
ये, लेकिन जब इसमें हमको 3 फेज की आवश्यकता होगी तो 3 बाइंडिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें सेल प्रकार चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बाइंडिंग हमारा इस पे हो जाएगा, दूसरा बाइंडिंग इस पे हो जाएगा और तीसरा बाइंडिंग इस पे हो जाएगा। अब एक बैरी प्रकार का होता है जो अक्सर हम लोग देख पाते हैं कि गोल सा कहीं कहीं पर ट्रांसफार्मर रहता है। हम तो चौकोर वाला देखते आ रहे हैं, जहाँ जहाँ गोल वाला ट्रांसफार्मर रहता है वो जो हमारा है वो हमारा बैरी प्रकार का ट्रांसफार्मर है। अब फेजों की संख्या के आधार पे इसका वर्गीकरण 2 प्रकार में कर दें, एक सिंगल फेज, दूसरा 3 फेज। सिंगल फेज जो हम लोग अपने घर में उपयोग में लाते हैं वह हमारा सिंगल फेज हुआ, और 3 फेज जो कि हम लोग अपने घर के आसपास ट्रांसफार्मर है जहां से अपने घर तक हम बिजली को पहुंचाते हैं वो हमारा 3 फेज हो गया। उसमें भी एक बात है कि हम देखते हैं कि उसमें कुल इनपुट में 3 टर्मिनल रहते हैं और आउटपुट में 4 टर्मिनल रहते हैं। ये सोचनीय विषय है कि इनपुट में हम 3 दे रहे हैं और आउटपुट मुझे 4 मिल रहा है, ये कैसे? तो हम ये बताते चलें आपको कि जो फेजों की संख्या होती है वो 3 ही होती है, लेकिन इसमें कनेक्शन का कुछ अंतर है। यदि हम स्टार कनेक्शन करेंगे कुछ इस प्रकार का, तो इसमें फेजों की संख्या 4 हो जाएगी, 1 2 3 और यहाँ से ये न्यूट्रल 4। तो इसलिए आउटपुट साइड में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे 4 जो टर्मिनल निकले होते हैं, इसका मतलब ये हो गया 3 हमारा फेज हो गया और 1 हमारा जो चौथा है वो हमारा न्यूट्रल हो गया। जबकि इनपुट साइड में जो होता है वह डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन में 1 2 और ये 3 ही टर्मिनल। अब हम लोग इसके अन्य प्रकार के वर्गीकरण को देख लेते हैं। चौथा जो वर्गीकरण है यह इसके आउटपुट क्षमता के आधार पे है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल बाइंडिंग होता है, हम उसको बीच से ही सेंटर टेप कर लेते हैं। यदि हमको स्टेप अप बनाना है तो उसके अनुसार सेंटर टेप कर लेते हैं, और यदि स्टेप डाउन बनाना है तो हम उसके अनुसार सेंटर टेप कर लेते हैं। और ऑटो ट्रांसफार्मर ज़्यादातर प्रचलन में घरेलू उपयोग में आता है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को 2 प्रकार में विभक्त किया गया है, एक करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अगला जो वर्गीकरण है वह व्यापारिक आधार पर है, और व्यापारिक आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी जो क्षमता होती है वो सामान्यतः 200 kVA तक होती है, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता हमारी 200 kVA यानी किलो वोल्ट एम्पीयर तक होती है। जबकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो क्षमता होती है यह 5 kVA से लेके यानी कि 5 kVA से लेकर लगभग 2000 kVA तक होती है। 2000 kVA तक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला जो ट्रांसफार्मर है वह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही है। अब एक और छोटा सा अंतर है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, वह यह कि इनके बाइंडिंग को लेके है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका जो प्राइमरी बाइंडिंग होता है वह स्टार संयोजित रहता है, जबकि सेकेंडरी बाइंडिंग जो होता है वह डेल्टा संयोजित रहती है। जबकि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसमें ठीक उल्टा होता है। इसमें जो हमारा इनपुट साइड है, इनपुट के तरफ हम डेल्टा कनेक्शन रहता है, और जबकि आउटपुट के साइड जो है वह स्टार कनेक्शन रहता है। अब हम इसका एक और वर्गीकरण जो है वह हम इसके स्थापना स्थल के आधार पे करते हैं, और यह जो वर्गीकरण है यह इंडोर ट्रांसफार्मर और आउटडोर ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। इंडोर ट्रांसफार्मर की किसी घर के अंदर या किसी बंद कमरे में इस तरह का जो भी ट्रांसफार्मर है ये हमारा इंडोर ट्रांसफार्मर हो गया, और आउटडोर जो बाहर में लगा रहता है जिसे वातावरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस तरह का जो इंडोर ट्रांसफार्मर होता है उसमें उसका जो क्षमता होता है वो निम्न होता है। जो आउटडोर ट्रांसफार्मर होता है उसका जो क्षमता होता है वो उच्च होता है। इसमें धूल, बारिश, मिट्टी किसी भी चीज़ से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि इंडोर वाले को फ़र्क पड़ता है। अब हम लोग अगले वीडियो में इस
जो भी मैंने वर्गीकरण किया है और वर्गीकरण के क्रम में जो भी ट्रांसफार्मर आए हैं, इन सभी ट्रांसफार्मर का एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक जानेंगे। और यदि इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अंततः वीडियो को पूरा देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।